हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आज आपका क्लास है क्लास 9 का केमिस्ट्री। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, बहुत कुछ हमने पढ़ा है अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। तो हमने अभी तक परमाणु पढ़ा, ठीक, परमाणु का हिस्ट्री पढ़ा, परमाणु कैसे कैसे बना, किस किस वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। फिर डाल्टन का हमने सिद्धांत पढ़ा था और कुछ दो नियम पढ़े थे, रासायनिक संयोग के नियम। तो अब आइए, अब आगे हम लोग को पढ़ना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण, यानी मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम। तो देखिए क्या कहता है, इनकी सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। इनका सिद्धांत में यही बताया गया था ना कि क्या होता है कि अगर आप किसी भी परमाणु का रिएक्शन कराते हैं, किसी भी एक या एक से अधिक परमाणु का रिएक्शन कराते हैं, तो उसके बाद जो फलस्वरूप जो रिजल्ट आता है उसका दोनों का वजन जो होगा वो कम नहीं होता है। तो इससे ये साबित होता है कि परमाणु नष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने ये भी बताया था डाल्टन्स थ्योरी में कि क्या होता है कि हमारा जो भी यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, वो उसका एक निश्चित अनुपात होता है, वो एक रेशियो में बनता है, उसका फिक्स रेशियो होता है। तो ये चीज भी उन्होंने बताया था। तो वही कह रहा है, ये यही दो नियम था, वो भी रासायनिक संयोग के नियम। तो कह रहा है इनकी सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। फिर कहता है सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कण यानी परमाणु, यानी सबसे पहले हमारा जो तत्व होता है यानी मैटर होता है, उसका अंतिम कण को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं, यानी एटम बोलते हैं। और यौगिक के अंतिम कण यानी यौगिक परमाणु को हम लोग अणु बोलते हैं। उसमें अंतर बताया था कि ये दोनों में, अणु और परमाणु में अंतर ये होता है। फिर कह रहा है इनके सिद्धांत से रसायन शास्त्र काफी विकसित हुआ। इनका जब सिद्धांत आया तो रसायन शास्त्र हमारा बहुत ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष, अब डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम। तो इसका क्या होता है, ये चीज हम लोग आइए देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि परमाणु जो होता है उसका कोई भी खंडन नहीं होता, उसको विभेद नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। चूंकि इसके जब सिद्धांत रसायन शास्त्र आगे बढ़ा तब पता चला कि परमाणु में भी बहुत सारे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम लोग को नॉर्मली यही तीन पढ़ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आगे भी है बहुत सारे। तो ये चीज उन्होंने बताया था जो गलत साबित हो गया। फिर उन्होंने एक चीज और बताया था कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। यह सही नहीं है। तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं जिन्हें समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। यानी कह रहा है कि परमाणु सिद्धांत यह बताया था कि जो द्रव्य परमाणु होते हैं, एक जैसे परमाणु के द्रव्यमान जो होते हैं, उसका जो मास होता है वो एक जैसा होता है। जबकि कहता है कि कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जिनका विभिन्न द्रव्यमान होते हैं, जिसे हम लोग समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कह सकते हैं। यानी आइसोटोप्स कह सकते हैं। आइसोटोप्स का ये क्या हो गया डेफिनेशन, कि जिन परमाणु का एक ही जैसे परमाणु का अलग अलग वजन होगा, द्रव्यमान होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? समस्थानिक। तो ये समस्थानिक आइसोटोप्स था। एक चीज मैं आप लोग बताया, मैंने पिछले क्लास में भी एक बार रिपीट किया था कि सर न्यूटन ने ये बात बताया था कि विज्ञान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी चीज को, सही चीज को आप गलत साबित कर सकते हैं और गलत चीज को सही साबित कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो होता है एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। इस अपवाद को उन्होंने नहीं समझा था और नहीं देखा था और ऐसे ही सिद्धांत को दे दिया था, या बोलिए कि स्टडी कम किए थे उन्होंने। फिर कहता है कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, हमेशा सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले, उन्होंने कहा था कि दो अलग अलग तत्व के परमाणु, जैसे कि एल्युमिनियम का परमाणु और आयरन का परमाणु, दोनों का वजन अलग अलग होगा। लेकिन कहता है कि कुछ ऐसे भी अलग अलग तत्व हैं जिनके परमाणु का वजन सेम होता है, द्रव्यमान एक जैसा होता है। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग समभारिक कहते हैं। समभारिक यानी कि वजन, भार जो है एक जैसा है। फिर डाल्टन ने यह भी बताया था कि एक तत्व के परमाणु का गुण एक जैसा होगा। यानी मान ले जैसे एल्युमिनियम का होगा, एल्युमिनियम का अगर 100 परमाणु लेते हैं तो 100 का गुण होगा, 100 का गुण एक जैसा होगा। लेकिन एक अपवाद इसमें भी था। एक अपवाद क्या था? चारकोल, यानी कि जो लकड़ी का कोयला होता है ना, वो चारकोल
ग्रेफाइट पेंसिल जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिखने में पेंसिल, और हीरा यानी डायमंड, ये तीनों कार्बन परमाणु के बने होते हैं, किंतु तीनों के गुण अलग अलग है। डाल्टन सिद्धांत इस बात को नहीं बताता था, ना ही डाल्टन ने इस बात को समझाने में समर्थ रहे। तो ये बात भी यहां कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले थे। आगे क्या देखने वाले थे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या, यानी कह रहा है कि रासायनिक संयोग के नियम ये दो थे, पदार्थ की अनुस्वारता का नियम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और निश्चित अनुपात का नियम द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कह रहा है कि अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इन लॉ को कैसे हम देखेंगे। तो डाल्टन ने भी तो सेम ही बात कहा था, उन्होंने भी पदार्थ की अनुस्वारता का नियम में यही कहा था कि A प्लस बी अगर 2 ग्राम है तो अगर A प्लस बी बनता है तो ये भी 2 ग्राम होगा। दोनों में क्या होगा, किसी भी तरह का कोई एटम ना नाश होगा और ना ही किसी का विनाश होगा, जिससे ये घटेगा और बढ़ेगा। तो ये बात उन्होंने कहा था। तो ये दोनों क्या होंगे, इससे ये साबित होता है कि परमाणु क्या होता है, ना विनाश उसका किया जा सकता है, ना ही नया बनाया जा सकता है। तो ये बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी जाने थे। फिर कहता है कि निश्चित अनुपात का नियम, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा अच्छे से बताऊं। तो निश्चित अनुपात का नियम में क्या बताया गया था कि उन्होंने बताया कि क्या होता है कि कोई भी यौगिक बनता है, यानी कोई कंपाउंड बनता है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O, सॉरी 2O, H प्लस O2, सॉरी 2, तो H2O बना, तो यहाँ 2 लगता है 2H2O। तो उन्होंने ये बताया कि जब ये बनता है, यानी H2O बनता है, हाइड्रोक्साइड सॉरी H2O बनता है जब, यानी वाटर जब बनता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये इसका कुछ रेशियो होता है, यानी एक निश्चित अनुपात में ये बनता है, यानी हाइड्रोक्साइड कुछ रेशियो में बनता है। इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 9, यानी कि ये टोटल 1:8 में बनता है और 1 हाइड्रोजन होता है और 8 ऑक्सीजन होता है। ये रेशियो जब इसको मिलेगा तभी इस यौगिक का निर्माण होगा, यानी कि जल का निर्माण होगा। ये बात उन्होंने कहा था। तो ये बात सही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कर दिया जाए 7 ऑक्सीजन 2 ये, तब क्या होगा, तब भी आपका जो है ये रिएक्शन पूरा नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। उसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन का रेशियो 3 होता है, ऑक्सीजन का रेशियो 8 होता है, तो इस तरह टोटल 11 होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक रेशियो जो होता है इन लोगों का फिक्स होता है एक यौगिक का, कि एक इतना ही रेशियो जब मिलेगा तब ये यौगिक बनेगा। तो यही बात उन्होंने भी किया था कि निश्चित अनुपात का नियम में, कि जब उसको हम निश्चित अनुपात देते हैं, एक निश्चित रेशियो देते हैं, तब हमारा क्या होता है, वो बनकर तैयार होता है कोई भी यौगिक। फिर कह रहा है कि परमाणु, अब परमाणु पे आते हैं। किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। यानी क्या उन्होंने एक परमाणु का डेफिनेशन क्या होगा कि अंतिम सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का, किसी भी मैटर का सबसे लास्ट कण जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा। लेकिन हाँ, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन में भाग लेना चाहिए। अब लास्ट कण तो हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अंतिम कण उसको नहीं तोड़ सकते हैं, तब ये नहीं होगा परमाणु। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रासायनिक सहयोग में भाग नहीं अकेले नहीं कर सकता, तो इसको और भी चाहिए। तब ये कहता है कि अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता हो, यानी कि एक परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सकता है उसे हम एटम कहते हैं। वैसा कण जो परमाणु अभिक्रिया में भाग ले उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु कहते हैं, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। अब कहता है कि परमाणु की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि एटम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अब देखिए हमने बताया कि अंतिम सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह रहा हूँ कि सदृश होता है, यानी दिखता है। तो ये बात कहा गया कि कुछ परमाणु के तत्व दिखते हैं लेकिन उनका गुण जो होता है बाकियों से अलग होता है। जैसे लोहे का जो कण है वो छोटा छोटा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा वो अमाउंट में होता है, छोटा छोटा उसमें अच्छे से गौर से देखिएगा दिखेगा, उससे बहुत छोटा होता है।
तो उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है तत्व, और तत्व से मिलकर वो पूरा तत्व बना, सॉरी परमाणुओं से मिलकर वो तत्व बना हुआ है, यानी आयरन बना हुआ है। तो वो हम लोग देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये परमाणु है। तो वही कह रहा है कि परमाणु सदृश होते हैं, किंतु उनके कण अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो गुण और साइज वगैरह सब अलग अलग होते हैं। फिर कहता है तत्व का एक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कह रहा है कि कोई एक परमाणु को ले लीजिए, यानी कि आयरन के एक परमाणु को ले लीजिए, उस परमाणु का जो गुण होगा पूरे का वही गुण होगा, कोई में चेंजिंग नहीं होगा। ये बात डाल्टन ने भी कहा था, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि उनके ये डिमेरिट्स में, यानी कि उनके जो दोस्त हैं उसमें ये चीज बताया गया था कि ऐसा नहीं होता है। हीरा को हम लोग लेके देख लिए थे। तो चलिए ये चीज हो गया, तत्व का परमाणु सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। फिर कहता है यह इतना सूक्ष्म होता है, यह इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। यानी कह रहा है कि जो परमाणु होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग आंख छोड़िए ना, साधारण माइक्रोस्कोप से भी उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्योंकि साधारण माइक्रोस्कोप से हम लोग किसको देख लिए थे, सेल को देख लिए थे, लेकिन ये सेल सोच लिए परमाणु जो है सेल से भी बहुत छोटा होता है, जिसे हम साधारण माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते हैं। अब कहता है कि जब इतना ही छोटा है तो उसका साइज क्या है परमाणु का। तब बताया गया कि परमाणु का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर है। ये इतना बड़ा उसका साइज होता है, तो परमाणु का ये साइज है। तो अब देखिए 10⁻⁻15 कितना होता है, ये चीज हम लोग जरा गौर करते हैं। हम लोग ये स्केल में एक छोटा स्केल लेते थे, उसमें 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। उसमें 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है, और 1 mm आप लोग जानते हैं कितना छोटा होता है। अब देखिए ये मीटर में मैं वैल्यू लिखूंगा 0.1 2 3 4 10 11 12 13 14 इतना छोटा होता है एक परमाणु का जो साइज होता है, एटम साइज। कह रहा है कि एटम का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है, इतना, यानी 10⁻⁻15 मीटर होता है इसका साइज। देखिए इसका व्यास 10⁻⁻5 मीटर होता है। व्यास कहने का अर्थ है यानी कि डायामीटर ऑफ एटम इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ये इतना छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। सोच लीजिए कि कितना छोटा, इसको हम लोग साधारण माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हैं। फिर कहता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी ये SEM और एवं इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद इनकी संरचना और गुणों को अध्ययन किया जा सका। जब इन जैसे विकसित क्या बोलते हैं मॉडल माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, यानी जब बहुत ज्यादा विकसित होने के बाद माइक्रोस्कोप जो बना, उसके बाद परमाणु के क्या हुआ, अध्ययन किया जा सका, यानी परमाणु को और भी ज्यादा पढ़ा जा सका, समझा जा सका। तो सोच लीजिए परमाणु का साइज इतना छोटा होता है और उतने उतने मिलकर इतने बड़े बड़े चीज बने होते हैं। तो यही है हमारा केमिस्ट्री परमाणु अणु। अब आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में किसी तरह का कोई कमी लगा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ना हो ऐसा कुछ भी। तो मैं आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी घर में रहें, और मैं कहूँगा कि सभी घर में रहें तभी हम सभी सुरक्षित बच पाएंगे। नहीं तो इस महामारी में आप देख ही रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे देश भी बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करें और सभी दोस्तों को अपने बता दें कि ज्ञानसार स्टडी पे 9th और 10th का रेगुलर क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गया है, और आप लोग का साइंस का पूरा क्लास चल रहा है। 9th और 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चल रहा है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बता भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।